महंगी बिजली इस वक्त प्रोड्यूस होने की मेन रीज़न तो आईपीपीज़। ये जो बिजली बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट आम पब्लिक के ऊपर कितना सिवियर पड़ रहा है? जो स्लैब का जो एक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जो कि हमें हर कॉमन मैन को बताना चाहिए ताकि उनमें थोड़ी सी एनर्जी लिटरेसी डेवलप हो। वो तो यही कहते हैं ना, 200 यूनिट तक एकदम से आ रहा था और 201वां यूनिट मुझे इतना पड़ा। ये इसी वजह एकवां यूनिट नहीं पड़ा बल्कि 200 यूनिट भी महंगे हो गए पिछले वाले। बहुत सारी आईपीपीज़ ऐसी हैं कि जो कि इतना जनरेट नहीं कर रही जितना उनकी कैपेसिटी है, लेकिन 100% पे उनको पेमेंट की जा रही है। गवर्नमेंट ओन आईपीपीज़ की जरूरत क्यों पड़ी? जिन कंडीशंस को मोल्ड करना चाहिए था पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में, वो नहीं हो सका। जब तक अनबंडल नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक, तो फिर ऑब्वियसली उसकी सोल अथॉरिटी रहेगी। इतना प्रैक्टिकल है ये? मतलब ये कह तो दिया जाता है कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज़ पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ डॉक्टर फौजिया सुहेल साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पिछले दिनों कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च सेंटर और अतालीक फाउंडेशन के ताउन से एक सेमिनार हुआ, जिसके अंदर आजकल जो एक डिस्कशन में एक मौजू है आईपीपीज़ का, उसके हवाले से, उसके इम्पैक्ट के हवाले से और सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया। तो उसमें एक जो रिसर्च पेश की गई वो डॉक्टर फौजिया की तरफ से थी। तो आज वो मेरी मेहमान भी हैं। डॉक्टर साहिबा, इस मौजू के ऊपर आने से पहले आप क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट AERC से रिलेटेड भी हैं, तो थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल जर्नी या उस एजुकेशन का जर्नी थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया सुहेल है और मैं अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है। अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर में मैं इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। इससे पहले मेरा रिसर्च और टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो पिछले 15 साल का है। मैंने जो अपने करियर का आगाज़ किया MAS अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से करने के बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मैं एज एन इकनॉमिक रिसर्चर काम कर रही थी शुरू में। फिर उसके बाद मैंने दीवान मुश्ताक ग्रुप एज अ रिसर्चर ज्वाइन किया। 2011 में अप्लाइड इकनॉमिक्स रिसर्च सेंटर में मैं एज अ लेक्चरर अपॉइंट हुई और 2019 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ 2019 से। और 2019 में ही मेरा PhD इकनॉमिक्स में कंप्लीट हुआ और उसके बाद से अब तक मैं डिफरेंट जो हमारे इश्यूज़ हैं उस पर काम कर चुकी हूँ, रिसर्च वर्क कर चुकी हूँ। अच्छा, आपकी रिसर्चेज़ मुख्तलिफ़ नौइयतों की और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे होंगी, लेकिन आजकल ये जो इशू चल रहा है आईपीपीज़ का, इसकी रिसर्च आपने कब से शुरू की इस मौजू के ऊपर ख़ास तौर पे, और वो रिसर्च क्या थी और इस टॉपिक के ऊपर आप क्यों आईं? अच्छा, बीइंग एन इकनॉमिक रिसर्चर बहुत सारे इश्यूज़ पे हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं और कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट भी है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो लेबर इकनॉमिक्स में, इसके अलावा और मैक्रो इकनॉमिक इश्यूज़ पे हैं। एनर्जी इकनॉमिक्स में मेरा ख़ास इंटरेस्ट इस वजह से भी है क्योंकि जैसा कि ये एक ऐसा इशू है जो कि हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और हमने ये नोटिस भी किया कि 2014 के बाद से ये इशू बढ़ता ही चला जा रहा है, ख़ास तौर से प्राइसिंग के इशू पे, इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ के जो इश्यूज़ हैं। तो ग्रेजुअली मेरा इस तरफ डाइवर्ट हुआ इंटरेस्ट और 2021 में एक एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने एक नेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट किया था और जब हमने उसमें इश्यूज़ में इन डेप्थ जब रिसर्च करना शुरू की तो हमें पता चला कि इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमें अपने फ़र्ज़ के तौर पे अदा करने चाहिए, रिसर्च के तौर पे करना चाहिए, ताकि हम उससे जो भी फाइंडिंग्स निकालें और सोल्यूशन कोई गवर्नमेंट को दे सकें। अच्छा, आप लोग बीइंग अ रिसर्चर, आप लोग जो रिसर्च करते हैं उसकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग उसको पब्लिश करें, उसको मैक्सिमम लोगों तक वो पहुँचे ताकि उससे फ़ायदा हो। आईपीपीज़ ये फ़िनोमेना पाकिस्तान में कब से आया और क्या इसकी डिटेल्स क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आईपीपीज़ का मसला है और आईपीपीज़ यूँ कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत तफ़सील नहीं पता। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ये क्या फ़िनोमेना है और ये पाकिस्तान को इसकी या किसी भी मुल्क को इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? अच्छा, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका देखें तो जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो 1994 से पाकिस्तान में आना शुरू हुए और उसकी वजह ये थी कि 90s में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। ख़ास तौर से लोड शेडिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, जनरेशन कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं थी। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि, और वो भी IMF और वर्ल्ड बैंक के सजेशन पे ऑब्वियसली,
ये फ़ैसला हुआ कि आईपीपीज़ आनी चाहिए यहाँ पे, ताकि हमारा जो एक जनरेशन का जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो सके। तो उस वक़्त ये इस तरह से आया पाकिस्तान की इकॉनमी में कि ताकि हम इशू को रिज़ॉल्व कर सकें। लेकिन ग्रेजुअली जो शुरू में जो आईपीपीज़ आई, उनकी इतनी हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो उनके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट थे, उसमें आईपीपीज़ के इंटरेस्ट को ज़्यादा फ़ोकस किया गया। शायद वो उस वक़्त की ज़रूरत भी थी, लेकिन ग्रेजुअली उसको जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो पाकिस्तान के लिहाज से मोल्ड होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। और उसके पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल और दूसरे इश्यूज़ हैं, जिससे बीइंग अ रिसर्चर और एकेडमी में होने के उससे मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात नहीं करूँगी। लेकिन जिस तरह से ग्रेजुअली उनके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स में जिस तरह से चेंजेस आने चाहिए थे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आए। तो ये रिवाइज़ भी हुआ है क्या बीच में, या ये 94 से 2024 तक कंटिन्यूअसली वही सब कुछ चल रहा है? नहीं, एनर्जी पॉलिसी हमारी 1994 में आई थी, उसके बाद 2 एनर्जी पॉलिसीज़ और भी आ चुकी हैं। आई थिंक एक 2004 में आई थिंक या 5 में रिवाइज़ हुई थी, और फिर दोबारा हमारे पास 2017 में। तो रिवाइज़ तो ज़रूर हुई, लेकिन जिन कंडीशंस को मोल्ड करना चाहिए था पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में, वो नहीं हो सका। तो कितनी आईपीपीज़ इस वक्त काम कर रही हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं पावर और हमारे एनर्जी सेक्टर को देती हैं? अगर हम देखें जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीज़ भी मौजूद हैं इस वक्त, तो अराउंड 100 इस वक्त हमारे पास आईपीपीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। और कितनी हमारी जो रिक्वायरमेंट है जितनी बिजली की पूरे पाकिस्तान की, क्या वो उसको अब पूरा कर पा रही हैं, या कम है, या एक्सेस में अगर वो दे रही हैं बिजली? अच्छा, इंस्टॉल कैपेसिटी तो जो इन आईपीपीज़ की है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये इश्यूज़ अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा मीडिया वगैरह पे भी, कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी जो इनकी आईपीपीज़ की जो एग्जिस्टिंग है उस पे वो जनरेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो डिमांड के लिहाज से जनरेट कर रही हैं। तो बहुत सारी आईपीपीज़ ऐसी हैं कि जो कि उतना जनरेट नहीं कर रही जितना उनकी कैपेसिटी है, लेकिन उनको पेमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, फुल पेमेंट जो उनकी कैपेसिटी पेमेंट है, फुल 100% पे उनको पेमेंट की जा रही है। यही वजह है कि जो इसकी परचेजिंग प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई से हाई होती चली जा रही है। लेकिन ये क्या अक्रॉस द बोर्ड 100 की 100 आईपीपीज़ का यही मसला है, या कुछ आईपीपीज़ जनरेट उतना कर रही हैं जितना उनको करना था? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि तमाम आईपीपीज़ ही इनएफिशिएंट हैं या बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन कुछ आईपीपीज़ ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल हर अलग-अलग जो आईपीपीज़ हैं उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू कि वो किसके थ्रू प्रोड्यूस कर रही हैं। हाँ, उनके सोर्स क्या है, मतलब सोर्स क्या है किससे एग्जैक्टली, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। तकरीबन 56% जो हमारी जो आईपीपीज़ इस वक्त मौजूद हैं वो आरएफओ पे, यानी कि फर्नेस ऑयल पे और एलएनजी और गैस वगैरह पे प्रोड्यूस कर रही हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी रिलेटिवली हाई है। फिर अगर जो बाकी हैं वो रिलेटिवली ये मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि तमाम आईपीपीज़ इनएफिशिएंट हैं, जी, ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास ऐसी भी हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, हाइडल पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली उनकी जितनी जनरेट उनको करना चाहिए, मतलब वो रिलेटिवली उनका शेयर कम है सही। प्रोडक्शन में। तो हम ये कह सकते हैं कि आईपीपीज़ वाज अ गुड सॉल्यूशन टू स्टार्ट विद इन 1994 एग्जैक्टली। टू कवर द लॉस, या जिसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी रिक्वायर्ड एंड द एनर्जी दैट वाज अवेलेबल। लेकिन उनकी टर्म्स बहुत सख्त थी जो कि ग्रेजुअली सही होनी थी, लेकिन वो नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। और वो समझे जब भी नई एनर्जी पॉलिसी आई तो उसमें उन्हीं को फ़ायदा हुआ। और सारी आईपीपीज़ अभी तक हमने ये डिस्कशन में सुन लिया कि ऐसा नहीं है कि सब आईपीपीज़ ही हार्श हैं, बल्कि बहुत सारी आईपीपीज़ एग्जैक्टली एफिशिएंटली भी प्रोड्यूस कर रही हैं, लो कॉस्ट पे भी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो क्या ये आईपीपी टू आईपीपी डील या समझे कि इशू को क्लोज नहीं किया जा सकता, या पॉलिसी ऐसी कि नहीं बस हो गया तो बस हो गया? नहीं, एग्जैक्टली अभी जो बातें हो रही हैं वो यही कि रीनेगोशिएट करने चाहिए इनसे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए इनका, ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन हमारे सामने आ सके कि कौन सी आईपीपीज़ किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रही हैं, कौन सी एफिशिएंट है और कौन सी किनके एग्रीमेंट्स रिन्यू होने चाहिए। अच्छा, अब ये फ़ौरन एक डिस्कशन इस पे ही आता है कि भाई अगर हमने आईपीपी से रीनिगोशिएट किया तो हमारे ऊपर तो आईएमएफ, हमारे ऊपर तो इंटरनेशनल कुछ हमारी टर्म्स ऐसी हैं, या हमारे लोकल मुआहदे ऐसे हैं कि वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इस बात को या पहले तो बताएं कि ये वाकई में ऐसी बात है, और अगर है तो फिर इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखें,
अच्छा, पहले मैं ये बताऊँ कि कुछ आईपीपीज़ ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हैं, तो ठीक है। जो रीनेगोशिएशन का जो प्रोसेस हम कहते हैं कि स्टार्ट होना चाहिए, वो अगर जो प्राइवेटली ओन्ड है उनसे नहीं अगर स्टार्ट हो, तो जो गवर्नमेंट की जो ओन आईपीपीज़ हैं उनसे स्टार्ट करना रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के इख्तियार में है। अगर वहाँ पे चेंजेस आएंगे तो फिर इसका रीनेगोशिएशन का जो प्रोसेस है इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट इसको स्टार्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट जो कर सकती है वो करना चाहिए। ठीक है। जी, और फिर बाकी इसमें रिसर्च की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, और फिर उनको किस तरह से लेके चलना है, ये इसमें एक थॉरो रिसर्च की ज़रूरत है। सिर्फ जैसे आप मीडिया में देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठ के सिर्फ ये सजेशन दे रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एक्चुअल में ये होना चाहिए कि ये देखें कि आईएमएफ की कौन सी कंडीशंस की बेसिस पे कौन सी आईपीपीज़ के एग्रीमेंट्स आईएमएफ की कंडीशंस की बेसिस पे हैं, और कौन से हम फौरी तौर पे हल कर सकते हैं। अब ये क्योंकि बिल्कुल एक मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया, आप ज़ाहिर सी बात है इसको बताएंगी। गवर्नमेंट ओन आईपीपीज़ की आप कह रही हैं उनका भी गवर्नमेंट ओन आईपीपीज़ हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं, और शुरू के अंदर तो वो गवर्नमेंट के पास ही थे, फिर जिस तरह के इलेक्ट्रिक का लोग हुआ और बात प्राइवेट सेक्टर भी आया, तो गवर्नमेंट खुद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एक बन गई। ये कैसे, मतलब ये क्यों होता है? ये मैं, हो सकता है बहुत ही लेम सा सवाल हो, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ बेहतर आए। अच्छा, अब इसमें ये है कि कुछ हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी से भी हो ठीक रही है। है, ठीक है। तो वो आमतौर पे गवर्नमेंट ओन्ड है। ओके, ओके, ठीक है। मतलब वो सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर को आप दे ही नहीं सकते, तो एग्जैक्टली सही है, सही है जी। एग्जैक्टली तो इस तरह से कुछ जगहों पे गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप टोटली प्राइवेट सेक्टर पे तो रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी एक कैपेसिटी है, और हमने देखा कि अगर टोटली अगर नेशनलाइज कर दिया जाए तो इसमें भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स मौजूद हैं अमंग इकोनॉमिस्ट, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो नेशनलाइजेशन का कोई इतना अच्छा नहीं जी, रहा जी, है। जी, इस वजह से। जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ, आईपीपीज़ की हमने बात की, इलेक्ट्रिसिटी, ये बात आती है कि पाकिस्तान में ये जो बाकी रीजन है, सबसे महंगी हमें बिजली पड़ती है। ये कहीं मैं चार्ट देख रहा था, और हो सकता है फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो। तो क्या इसकी वजह ये आईपीपीज़ हैं या कुछ और भी वजूहत हैं? देखिए, महंगी बिजली इस वक्त प्रोड्यूस होने की मेन रीज़न तो आईपीपीज़ हैं, अच्छा। ठीक है। मेन रीज़न आईपीपीज़ यूँ है कि हम उनसे महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं, तो हम महंगी बिजली बेच रहे हैं, सही है। गवर्नमेंट बेच रही है, ठीक है। और इसकी वजह भी ये है कि अगेन मैं कहूँगी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस इनके पास हैं, अब हमारी एक जो इम्पॉर्टेंट जो हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है आईपीपीज़ के साथ, वो ये कि इनको 100% कैपेसिटी पेमेंट की जाती है, ठीक है। अब इर्रेस्पेक्टिव कि ये कितनी जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे आईपीपीज़ ऐसे हैं जो कि 25% भी पूरी जनरेट नहीं कर रहे हैं जो उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, लेकिन उनको जो पेमेंट हो रही है वो 100% कैपेसिटी पे हो रही है। तो ऑब्वियसली जो आप ले भी नहीं रहे और आप उसकी भी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पर यूनिट कॉस्ट फिर उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप महंगी बिजली ख़रीद रहे होते हैं। तो ये वैसे ये देखें ना, ये तो आम, जिसे कहते हैं हम, कोई मोहल्ले की एग्रीमेंट या मोहल्ले की कोई डील कर रहे होते हैं, तो उसमें ये नहीं होता। क्या हमारे ऊपर 94 में भी इतने ही प्रेशर था आईएमएफ का, और इतने हम समझे इकोनॉमिकली इतने कमज़ोर थे? मतलब मुझे ये लॉजिकल बात उमूमन लगती नहीं ना, कि आप उस चीज़ के पैसे दिए जा रहे हैं जो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही, और 25% या बल्कि कुछ लोग तो इससे भी कम कुछ कह रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो ये कुछ ऐसे हैं जो ऑपरेट ही नहीं कर रहे और उनको कैपेसिटी तो इस पेमेंट पर दी तो जा रही है। बाकायदा, मतलब खैर मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन इस पर तो अब पेनलाइज करना चाहिए ना, कि भाई आपकी कैपेसिटी इतनी थी। तो क्या रीनिगोशिएशन में वो आईपीपीज़ कैंसिल भी हो सकते हैं, कि 100 में से आप कहें भी कि मिसाल के तौर पे 40% नहीं कर रहे हैं, मिसाल है, ठीक है, तो आप 40% से रीनिगोशिएट करने के बजाय उनको क्या क्लोजर की तरफ नहीं जा सकते? या हमारे ऊपर ये भी बाइंडिंग है कि नहीं, इतने साल तक तो हमने रखना है और इतने साल तक हमने इसको लेके चलना है? देखिए, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट तो आप निगोशिएट ही कर सकते हैं उनसे, ठीक ठीक है। है। आप डायरेक्टली तो कैंसिल नहीं कर सकते, ओबियसली आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, एक खास ईयर तक आप उनसे लेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा अभी रिसेंट जो आईपीपीज़ हैं उनका जो आखिरी एग्रीमेंट जो लास्ट के जो आईपीपीज़ हैं वो एग्रीमेंट हमारे 2034 तक चलेंगे। अच्छा। मीनवाइल बहुत सारी आईपीपीज़ ऐसी हैं जो कि मीनवाइल मतलब 2024 के बाद से
उनका आईपी एग्रीमेंट जो है वो रिटायर होगा, ठीक है। लेकिन जो लास्ट रिटायरमेंट है इन एग्रीमेंट्स का वो 2034 में है। तो अगर इन केस कुछ से अगर निगोशिएट किया जा सकता है और अगर कुछ से नहीं किया जा सकता तो एटलीस्ट इसको कम किया जा सकता है, मतलब किसी हद तक इसको ग्रेजुअली माइल्ड किया जा सकता है इसके इम्पैक्ट को। और अदरवाइज 2034 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि हम दोबारा कुछ उसके अभी भी कुछ हालात या किसकी वजह से दोबारा उनको रिन्यू कर दें। एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट की उस पे है कि अगर अच्छा ये बताएं कि ऐसी चीज़ जो कि प्रोड्यूस ही करके नहीं दे रही, उसने 10 रुपए लाने थे और वो उसको हम पैसे पूरे 1000 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए उसने निकालने थे उसमें से मिसाल के तौर पे। तो क्या कोई अग्रीमेंट के अंदर कोई आपकी रिसर्च में कोई ऐसी चीज़ भी गुजरी है कि हम उनको इस कैपेसिटी को ठीक करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ या अपनी कैपेसिटी जो चार्जेस हमें उस कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ आईपीपीज़ को हम कह सकें? मिसाल के तौर पे वो अगर 25% प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑफ द 100%, तो हम 25 से 100% ले जाने के लिए एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या उनके ऊपर कोई बाइंडिंग लगा सकती है कि भाई आप कैपेसिटी बढ़ाएं, या ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है या वॉट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं इसमें ना। अब बात वही है कि जब तक फोरेंसिक ऑडिट नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में बिल्कुल श्योर एविडेंस के साथ कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सी आईपीपीज़ ऐसी हैं जो कि रिलेटिवली कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रही हैं। जब हम ऐसी आईपीपीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे तो हम ये बाइंडिंग लगा सकते हैं कि ऐसी आईपीपीज़ जो कि कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती हैं वो मैक्सिमम कैपेसिटी की तरफ जाएँ अपने, और जो ज़्यादा हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रही हैं उनको ग्रेजुअली आप रिमूव करें, एलिमिनेट करें, ठीक है। एक चीज़ मैं ये भी पढ़ रहा था कि ग्रेजुअली हर साल जो फिक्स्ड चार्जेस हैं या फिक्स्ड कॉस्ट जो पड़ रही है, जो अब गवर्नमेंट को पड़ती है एनआईपीपी से, वो ग्रेजुअली वो फिक्स्ड वाला चार्ट बढ़ रहा है कि मतलब 2020 में इतने रुपए का पड़ रहा था, अब फिक्स्ड की मद में आगे फ्यूल अलग है और जो वो अलग है। तो ये जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये तो मज़ीद 34 तक पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, तो बिजली तो 34 तक उसके अंदर नहीं आएगी। क्या ऐसा ही है? ऐसे ही असल में होता ये है कि जो पावर परचेज प्राइस जो है उसके मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं इस वक्त, ठीक है। एक हमारा फ्यूल कॉस्ट है, दूसरा हमारा कैपेसिटी पेमेंट है, ठीक है। अब अगर हम 2020-21 में देखें तो ये 40-60 का शेयर था ऑलमोस्ट, यानी कि 40% आप कैपेसिटी पेमेंट में अदा कर रहे थे और 60% शेयर आप फ्यूल कॉस्ट में पे कर रहे थे, ठीक है। जो कि ग्रेजुअली अगर हम रिसेंट फिगर्स देखें 2024 की तो ये रिवर्स हो गया है। मतलब अब हम फ्यूल की जो कॉस्ट की जो पेमेंट कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, अराउंड 35% कर रहे हैं, जबकि कैपेसिटी पेमेंट जो है वो हमारी 65% तक बढ़ गई है। अब इसके कैपेसिटी पेमेंट का जो शेयर है टोटल प्राइस में वो बढ़ रहा है। इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि फ्यूल कॉस्ट हो सकता है कि ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसका शेयर बढ़ गया कैपेसिटी पेमेंट का। लेकिन इस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, मतलब इसके बिहाइंड क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रेशो इस तरह से चेंज हो रहा है। ये बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिन पे फर्दर हमें रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम एविडेंस के साथ कोई बात कर सकें और उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें। और जाहिर है कि आपका काम तो रिसर्च करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना या सजेशंस के ऊपर अमल दरामद करना वो तो अथॉरिटीज़ का काम है। तो सोल्यूशन लाइज कि भाई गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीज़ का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो या ये रीनिगोशिएट करना हो, ये तो गवर्नमेंट का काम है। बीइंग रिसर्चर या बीइंग मीडिया पर्सन या जो भी है, हम तो सिर्फ सजेस्टिव एक बात कर सकते हैं। और आपके पास बैक्ड अप विद रिसर्च है तो जाहिर सी बात है आपकी बात की वैल्यू है। ये जो बिजली बढ़ती है कि जी 200 यूनिट के ऊपर एक स्लैब है, फिर 201 पे एकदम से बढ़ गया, या बिजली के जैसे कहते हैं बिल तो चीखें निकाल देने वाला आना शुरू हो गया, तो इसका इम्पैक्ट आम पब्लिक के ऊपर कितना सिवियर पड़ रहा है आपकी रिसर्च के मुताबिक? जी अच्छा, अगर मैं इसको आपकी बात को थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करूँ तो ये जो हमारा जो स्लैब का जो एक
स्ट्रक्चर है, स्लैब स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है 2008 के बाद से। अगर हम 2008 की बात करें जो कि हमें हर कॉमन मैन को बताना चाहिए ताकि उनमें थोड़ी सी लिटरेसी डेवलप हो, एनर्जी लिटरेसी डेवलप हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2008 में, तो हमारे पास 4 स्लैब उस वक्त मौजूद थे, ठीक है, जिनमें से 50 यूनिट तक अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो लाइफ लाइन स्लैब कहलाता है और उस पर वो लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे हों, वो ज़्यादा अफोर्ड ना कर सकते हों, ठीक है। उसके बाद हमारे 4 स्लैब थे जो कि मैक्सिमम स्लैब जो था वो हमारा 1000 यूनिट्स पे था, यानी कि जो हाईएस्ट प्राइस चार्ज होती थी वो 1000 यूनिट्स तक होती थी। अब 2014 के बाद से क्या हुआ कि आपके स्लैब बढ़ के 5 हो गए, ठीक है, और जो आपका लोवेस्ट हाईएस्ट स्लैब था, सॉरी, जो कि 1000 यूनिट्स पे था, वो रिड्यूस होकर 700 यूनिट्स पे हो गया। यानी कि आप कोई शख्स अगर 700 यूनिट्स भी इस्तेमाल करता है तो वो हाईएस्ट प्राइस पे करेगा, सही है। एक तरफ तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आए और फिर अगर ग्रेजुअली हम देखें तो मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है कि हर 100 यूनिट पे एक स्लैब चेंज हो जाता है। स्लैब चेंज होने का मतलब ये है कि हायर प्राइस की तरफ आप जा रहे हैं हर स्लैब चेंज होने के साथ साथ, ठीक है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये है कि जो किसी भी रेजिडेंशियल यूनिट का जो सैंक्शन लोड होता है, अगर सैंक्शन लोड आपका 5 किलोवाट से कम है तो फिर आप स्लैब पे पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि प्राइस हर स्लैब की डिटर्मिन की हुई है ऑलरेडी और बढ़ रही है। और अगर 5 किलोवाट से सैंक्शन लोड ज़्यादा है तो फिर आप करते हैं टाइम ऑफ यूज़ स्लैब पे, ठीक है। अब टाइम वाला जो एग्जैक्टली अच्छा। ऑफ पीक और ऑन पीक जो कि हाईएस्ट स्लैब पे हैं, अगर आप ऑफ पीक के रेट भी देखें, ऑन पीक के रेट भी देखें, तो वो हाईएस्ट स्लैब को मैच कर रहे होते हैं। अब उसमें मसला क्या होता है कि आमतौर पे जो मिडिल क्लास है वो सबसे ज़्यादा यूँ पिस जाती है कि अगर कोई रेजिडेंशियल यूनिट है वो 300 यूनिट 200 250 यूनिट्स भी इस्तेमाल करती है तो वो 200 250 यूनिट वाले प्राइस नहीं पे कर रही बल्कि वो हाईएस्ट प्राइस पे कर रही है, बिकॉज उनकी जो बिलिंग हो रही है वो उस पे हो रही है, एग्जैक्टली ऑफ पीक ऑन पीक के रेट्स पे हो रही है। बिल्कुल सही है। अब जो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं स्लैब में, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हुए हैं वो 2014 के बाद से ख़ास तौर से हुए हैं। 2014 से पहले क्या होता था कि जो भी कंज्यूमर है उसको ऑल स्लैब बेनिफिट मिलता था। ऑल स्लैब बेनिफिट का मतलब क्या है कि अगर किसी हाउस होल्ड ने अगर लेट सपोज 550 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है, ठीक है, तो उसकी जो बिलिंग होगी वो हर पिछले स्लैब पे होगी, मतलब 100 यूनिट की 100 यूनिट वाले स्लैब पे होगी, फिर अगले 100 यूनिट उसके पीछे वाले तमाम एग्जैक्टली, तो उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता था कि पिछले यूनिट्स पे उसको कम प्राइस पे बिलिंग होती थी और फिर फर्दर उसके इंक्रीज होते जाते थे। उसके बाद 2014 में इन्होंने क्या किया कि प्रीवियस स्लैब बेनिफिट पे चेंज कर दिया, यानी कि अब करंट पे जिस पे आप के यूनिट्स फॉल करते हैं उस पे और उससे एक पिछले वाले स्लैब पे आपकी बिलिंग होगी, ठीक है। और मोस्ट रिसेंटली तो 2020 के बाद से तो इन्होंने सारे स्लैब का बेनिफिट अब कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। अब अगर जिस पे भी आप फॉल करें 550 यूनिट आपने इस्तेमाल किए तो आपका जो 500 से 600 यूनिट वाला जो स्लैब है कंप्लीट आपकी बिलिंग उसी पे होगी तमाम यूनिट्स की, एग्जैक्टली। तो इस तरह ये चेंजेस इस तरह से आए हैं कि मतलब एक आम आदमी के समझने में भी बहुत मुश्किल है कि समझ ही में नहीं आता कि ये बिलिंग किस प्राइस पे की गई है और किस प्राइस पे नहीं की गई। एक एवरेज प्राइस हम निकाल लेते हैं क्योंकि वो तो यही कहते हैं ना 200 यूनिट तक एकदम से आ रहा था और 201वां यूनिट मुझे इतना पड़ा, ये एकवां यूनिट नहीं पड़ा बल्कि 200 यूनिट भी महंगे हो गए पिछले वाले। तो आप ये कह रही 2014 से पहले ऐसा नहीं था? बिल्कुल, 2014 असल में ये चेंजेस जो आए हैं 2008 के बाद से ग्रेजुअली आए हैं। पहले इतने स्लो पेस पे हो रहे थे कि इसको ऑब्जर्व करना और उसको हमें कोई इतना बड़ा इशू, क्योंकि हम हमेशा इतना नहीं नजर आता होगा, एग्जैक्टली हमेशा से फेस करते आए, थोड़े से आदी भी हो चुके हैं फेस करने के, तो इसलिए इतना ज़्यादा नहीं आया। लेकिन अब ग्रेजुअली जिस तरह से इसका हाई पेस पे ये प्राइजेस चेंज हो रही हैं, हर दूसरे महीने चेंज हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली अब हर किसी के लिमिट खत्म हो गई है बर्दाश्त की। एक आम कंज्यूमर वो क्या करे, क्योंकि वो तो इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं समझता। वो तो कहते हैं भाई पिछले महीने मेरा इतना बिल आया था, 190 यूनिट मैंने इस्तेमाल की, ये पड़ा 210 यूनिट है तो एकदम से इतना बड़ा जंप आ गया, अब मैं क्या करूं और मैं क्या यूनिट लिखता रहूं रोज़ाना, क्या करूं? तो प्रैक्टिकली क्या कर सकता है वो, या मतलब ये ख़ास तौर पे घरेलू सार्फिन की भी मैं बात करूँ, इंडस्ट्रीज़ या बाकी अभी उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि आप जिस तरह से के इलेक्ट्रिक, हम कराची में के इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम बिलिंग पे तो इस वक्त कुछ नहीं कर सकते अनलेस के प्राइस उसके रिवाइज हों, चेंज हों, ठीक है। हाँ,
हो ये सकता है कि आप जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें अप्लायंसेस की, अब आप ऐसे अप्लायंसेस की तरफ स्विच ओवर करें जो कि रिलेटिवली कम बिजली लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी अब जैसे हमने अपना जो स्टडी की थी उसमें हमने एक एनर्जी लिटरेसी पे भी एक मॉड्यूल रखा था। उसमें हमने ये देखने की कोशिश की थी कि हमारी जो कराची की आवाम है वो कितनी लिटरेट है। उसको ये पता भी है कि ये जो बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कितने यूनिट ले रहा है, ये जो पंखे हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कितनी बिजली 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरह की लिटरेसी आवाम में देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ताकि वो ख़ुद भी अपने तौर पे एक हल निकाल सकें इसका। हल आवाम अपने तौर पे तो ये कर सकती है कम से कम बिजली इस्तेमाल करे, ठीक है? तो जो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कर सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग जो मिडिल क्लास या हायर इनकम है, हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से सोलर पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है? तो इस तरह का एक सोल्यूशन उनके पास अपने पास मौजूद है, ठीक है? लेकिन जहाँ तक प्राइसिंग की बात है वो तो आप गवर्नमेंट पे रिलाई कर सकते हैं ऑब्वियसली, और अदरवाइज़ जो कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे वो फिर सड़कों पे आ जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट आजकल हो रहे हैं जिस तरह से। लेकिन वही वाली बात है कि सोलर पे आने के लिए भी आपको एक अच्छा सरमाया चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है उसके उसके बजट्स, फिर उसका जो वापस यूनिट है वो पैसे कम देता है कि इलेक्ट्रिक लेता ज़्यादा है, वो हमने कैलकुलेशन करते ही जो है ना वो बंदा आधा हो जाता है और फिर कहता है यार एग्जैक्टली कितना जो उसमें भी लिटरेसी डेवलप करने की ज़रूरत जी। है। आपके पास एक तरफ हाइब्रिड है, एक तरफ आपका ऑन ग्रिड है, ठीक है? कि आप नेट मीटरिंग करवाते हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ, ठीक है? या फिर आप हाइब्रिड पे जाते हैं। जी। अब क्योंकि जो आपकी गवर्नमेंट है उस पर ट्रस्ट आवाम का इतना कम हो चुका है कि हम शुरू में अगर हम देखें 2-4 साल पहले तो नेट मीटरिंग की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे थे, लेकिन अब जैसे र्यूमर्स आ रही हैं कि नेट मीटरिंग पे टैक्सेस भी लग जाएंगे, इतने केवी पे इतना हाँ, टैक्स हो नेट सकता मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग पे भी जा रहे हैं गवर्नमेंट, तो फिर ज़ाहिर है फिर लोग हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब हाइब्रिड में उस तरह से आपके बिल कम तो आप रिड्यूस तो कर सकते हैं, लेकिन आप ज़ीरो पे तो नहीं जा सकते अच्छा, उससे। आपने थोड़ी सी जो रिसर्च में देख रहा था, बल्कि थोड़ी सी नहीं, काफ़ी अहम रिसर्च होगी वो, कि क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी डिफरेंट सोशल क्लासेस पे ये जो बिजली के बिल, ये बिजली के एक्सपेंसेस बढ़े हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, हमने हमारी जो मेन रिसर्च है रिसर्च जो है वो बेस इसी पे कर रही थी कि हम ये देखना चाह रहे थे कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ये इंक्रीज़ हो रहे हैं उसका आम लोगों पे किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली लो इनकम क्लास पे अलग तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, मिडिल पे अलग और हायर इनकम पे अलग, ठीक है? तो कई तरह से इसको हमने एस्टिमेट किया। फॉर एग्जांपल हमारा हमने जो पहला जो हमने एस्टिमेशन की वो ये कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर राइज़ होते हैं तो हमने लो इनकम के लिए देखा कि उनके हेल्थ एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं, उनके एजुकेशन के एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं, सॉरी, फ्यूल और हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, रिड्यूस कर रहे हैं वो, ठीक है? अब इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या आएगा कि उनकी जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है, ख़ासतौर से लोअर और मिडिल इनकम में भी ऑलमोस्ट सिमिलर इम्पैक्ट हमने देखा। अब होता क्या है कि ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो आपकी होती है हेल्थ और एजुकेशन से। ऑब्वियसली अगर जो घर हैं, जो घराने के लोग हैं, वो अपने बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पे ख़ास तौर से अगर खर्च नहीं करेंगे, अपनी हाउसिंग पे नहीं खर्च करेंगे, तो अल्टीमेटली फ्यूचर में हम ये देखेंगे कि हमारा लिटरेसी रेट ओवरऑल जो और कम है, जो हमारी हेल्थ के इश्यूज़ ऑलरेडी इतने ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट एक तो ये होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का ना, कि आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम ये भी एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर रहे हैं, हम फूड भी अपने बच्चों को अच्छी तरीके से नहीं दे पा रहे, ठीक है? एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में ये है कि हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस राइज़ होते हैं तो जनरल इन्फ्लेशन भी राइज़ होता है। इन्फ्लेशन राइज़ होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो एक तरफ तो जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो एजुकेशन और हेल्थ पे तो कम खर्चा कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि फूड और नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो महंगाई की वजह से उनको हाई प्राइस में मिल रहे हैं। तो ज़ाहिर है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्राइस राइज होने की वजह से पिसरे होते हैं आवाम, ठीक है? फिर इसी तरह हायर इनकम पे अगर हम देखें, हायर इनकम में हम देख रहे थे कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर हैं वो रिड्यूस हुए हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के रिड्यूस हुए हैं, फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ उनकी रिड्यूस हुई हैं। तो ओवरऑल लो इनकम पे इसलिए ज़्यादा फोकस किया जा सकता है कि उन पे अगर छोटा सा भी इम्पैक्ट आता है तो उनकी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो जाती है। फिर हमने ये भी एस्टिमेट करने की कोशिश की कि ये जो रिसेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस राइज़ हुए हैं उसकी वजह से कितनी ऐसी आवाम है हमारी कराची की जो कि पॉवर्टी लाइन से
नीचे चली गई है। तो हमने ये एस्टिमेट किया कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो इंक्रीज़ हुई है, अगर वो सेम अमाउंट से गवर्नमेंट उनको कंपनसेट कर देती है किसी भी तरह से, कोई हेल्थ कंपनसेशन दे देती है, कोई एजुकेशन कंपनसेशन दे देती है, तो हम तकरीबन 2% अपने कराची की आवाम है जिनको पॉवर्टी लाइन से बाहर लेकर आ सकते हैं। ये सिर्फ एक ख़ास वक्त के लिए हमने कैलकुलेट किया। अगर हम इसको मोस्ट रिसेंट उस पर कैलकुलेट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल प्राइस और राइज जी हुई है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम ये समझ सकते हैं कि हमारी 2% से कहीं ज़्यादा आबादी ड्रैग कर चुकी है पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो इसका तरीका ये है कि ठीक है, अगर आप किसी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस राइज हो रहे हैं, तो आप एटलीस्ट लोअर इनकम को गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई हेल्थ कंपनसेशन दे, कोई इंश्योरेंस की कोई इस तरह से पॉलिसी अनाउंस करे, कोई इस तरह से इनको कंपनसेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है इन मतलब फ्यूचर। जस्ट बिकॉज के ये जो नई पॉलिसी कोई भी आए जिसमें बिजली बढ़ जाती है, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे लाखों या हज़ारों लोग, बल्कि कराची की बात करें तो शायद लाखों लोग ही एकदम से नीचे आ जाते हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे जब आए तो फिर आपकी सोसाइटी में स्ट्रेस लेवल्स, क्राइम लेवल, एग्जैक्टली, ठीक है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें भी तो फिर इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। अब सोचने की बात यह है कि आईपीपी से हम मुआहदे से निकल नहीं सकते, उसको रीनिगोशिएट करना मुश्किल हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर स्टॉपेजेस हैं। गवर्नमेंट दूसरी तरफ जो आप कह रही हैं कि हेल्थ में करे, एजुकेशन में करे, तो वो विजिबल इतना नहीं होगा। मतलब ये एक तो चीज़ होती है ना कि आप पैसे, मिसाल के तौर पर पेट्रोल के 10 रुपये कम हो गए तो विजिबल एक चेंज है, हाँ भाई चेंज हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये कहे नहीं 10 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको ना आपकी तालीमी उसके अंदर हम यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं आपके लिए जिसमें एडमिशन हो जाएगा आपका, तो वो विजिबल नहीं होगा। तो क्या हम इसको कंपेयर ये कर सकते हैं कि हाँ इस तरह हम बैलेंस आउट कर सकते हैं कि जी बिजली के पैसे तो बढ़ें लेकिन हाँ हम कुछ सर्विसेज दे दें, पब्लिक उसको जैसे कहते हैं हजम कर लेगी इस चीज़ को? देखिए, अब बात यह है कि कुछ हमारी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में तो हमें ये करना है कि आईपीपी से रीनिगोशिएट करना है, हमें किसी भी तरह अपनी प्राइजेस को नीचे लेकर आना है इन शॉर्ट रन, ठीक है। इन द लॉन्ग रन हमें ये करना होगा कि हम उनको जो भी अपनी आवाम है उनको किसी भी तरह कंपनसेट करें, क्योंकि अगर कंपनसेट नहीं करेंगे तो ये भी हमें लॉन्ग रन में पता चलेगा कि हमारी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से कितना हमारे जो इकोनॉमी पे इस तरह से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और मतलब आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ भी बनानी होंगी, आपको लॉन्ग रन पॉलिसीज़ भी बनानी होंगी, ठीक है। इसको हर तरह से लेके चलना होगा, फौरी तौर पे भी रिलीफ देना होगा आवाम को और लॉन्ग टर्म में भी रिलीफ देना होगा ऑब्वियसली। अच्छा, कराची की अगर हम बात करें, कराची में सोल प्रोड्यूसर एक प्राइवेट एंटिटी के इलेक्ट्रिक है और वो समझे कि कई उसने इदारों के पैसे देने भी हैं, उनसे लेने भी हैं, बिजली काटने के भी इख्तियार हैं, और अपने एरिया के अंदर अगर लाइन लॉसेस और हैं तो आप वो बिजली की लोड शेडिंग भी। तो इसका क्या जैसे कहते हैं कोई और भी एज अ प्रपोज सोल्यूशन है कि इलेक्ट्रिक की जगह कोई और, या कोई और दूसरा सोल्यूशन कि हम किसी तरह पार करें, कोई इसके ऊपर भी आपकी कोई वर्किंग है? देखिए, हमने एक सजेशन तो दिया था, कोई थॉरो रिसर्च एज सच तो इस पे अभी तक हमने नहीं की, लेकिन हमने एक सजेशन दिया था कि के इलेक्ट्रिक को अनबंडल तो करना चाहिए। इसकी जो जनरेशन कंपनीज़ और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको अलग-अलग तो करना चाहिए। इस वक्त तो के इलेक्ट्रिक जनरेट भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, ठीक है। तो जब तक अनबंडल नहीं होगी के इलेक्ट्रिक तो फिर ऑब्वियसली उसकी सोल अथॉरिटी रहेगी। तो इस तरह का एक सजेशन तो हमने ऑब्वियसली गवर्नमेंट को दिया है, इतना लेकिन प्रैक्टिकल है ये? मतलब ये कह तो दिया जाता है कि हाँ ये करना चाहिए, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या होगा? क्या उन कंपटीशन बढ़ने से क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ जाएगी या कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कम हो जाएगी? क्या चीज़ होगी इससे? देखिए, जब कंपटीशन बढ़ता है तो कॉस्ट तो फिर कम होती है, क्योंकि आपका कंपटीशन आ गया तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो उसका ज़रूर आएगा। दूसरा ये है कि जो टोटली ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है ना, वो गवर्नमेंट के विल पे कर रहा है। मतलब हम कितनी भी रिसर्च करके अगर दे दें, कितने भी सोल्यूशन बना के दे दें, जब तक इस पे गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाती, जब तक विलिंगली गवर्नमेंट इस पे वर्क ना करे, तब तक ऑब्वियसली तमाम कोशिशें एक तरह से बेकार ही जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट की विल है इस वक्त, वरना सोल्यूशन तो इस वक्त आप हर न्यूज़ चैनल कोई भी खोल के देखें, आपको इतने सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे,
ठीक है, कोई सोल्यूशन बात तो वो लोग भी दे रहे होंगे जिनको कुछ पता नहीं जी, होगा, बस वो सुनी बिल्कुल, सुनाई। बिल्कुल, जिस तरह बिल्कुल। आपकी रिसर्च लेके मैं 4 लोगों में बोलूँगा कि भाई ये मसला है, लेकिन अगला कोई सवाल करेगा तो मैं बोल्ड आउट हो जाऊँगा, मैं कहूँगा नहीं, नहीं मुझे पूछना पड़ेगा मैडम से। हुँ, तो बहरहाल ये तो सारे इश्यूज़ हैं, और आपने रिसर्च भी की काफ़ी, उसकी डिटेल्ड एक चीज़ भी है। और अच्छा काम जो है वो ये है कि हमारे कम से कम जो समझे कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, उसका एक डिपार्टमेंट इतनी अहम मौजू के ऊपर और बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर काम कर रहा है, और बहुत सारे लोग उसके साथ समझें कि पार्टनर करके कर रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है आप लोग उसको मीडिया के ऊपर आके इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी, और शुक्रिया। बताइएगा कैसा लगा पॉडकास्ट। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में जो लिखेंगे वो हम डॉक्टर साहिबा के सामने पेश भी कर देंगे, वो खुद भी देख रही होंगी, और अगर कोई जवाब हुआ इसका तो इंशाल्लाह आपको दिया भी जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का और हमारी रिसर्च को इस तरह से बिल्कुल, पॉडकास्ट बनाने का। बहुत-बहुत मोस्ट वेलकम, शुक्रिया। मोस्ट जी। वेलकम।